हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइबर अपराध या साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई भी सेक्शन का एग्जाम हो, कांस्टेबल, एसआई या एएसआई, सहायक उपनिरीक्षक, इन सभी में जो एक टॉपिक दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस में साइबर अपराध से रिलेटेड, तो उसी से संबंधित चीज़ें और एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी चीज़ों को भी डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा जान ले कि साइबर अपराध क्या है या साइबर क्राइम किसे कहते हैं। साइबर अपराध ऐसी गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला होती है जैसे कि और जिसमें गैर कानूनी या कह सकते हैं अनाधिकृत मतलब कानून के उल्लंघन के से संबंधित रूप में किसी व्यक्ति की से संबंधित या कोई निजी जानकारी होती है वो साइबर मतलब कि ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर लेता है, जानकारी मिटा सकता है या उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है या उसमें फिर हेर फेर या फेर बदल कर सकता है। और जैसे ऑनलाइन बैंकिंग जो फ्रॉड होते हैं वो भी साइबर अपराध या साइबर क्राइम में ही शामिल होते हैं, जिसमें ऑनलाइन बैंक खातों से पैसे चुराना आदि सम्मिलित है। सभी को पता होगा साइबर क्राइम क्या होता है। और इसमें जैसे जो प्रमुख शब्दावलियां हैं, जैसे इसमें हैकिंग है, फिशिंग है, पहचान की चोरी है या रैंसमवेयर क्या होता है, मेलवेयर क्या होता है, साइबर स्टॉकिंग क्या होता है, डेटा डिडलिंग क्या होता है, स्पाईवेयर क्या होता है। ये सभी चीज़ें जो होती हैं किस में आती हैं, मेलवेयर के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि जितनी भी सारी साइबर अपराध से संबंधित जितनी भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उसको हम मेलवेयर एज अ वायरस पढ़ते हैं। तो हम देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ मेलवेयर। मेलवेयर क्या, जो भी जितने भी साइबर फ्रॉड से रिलेटेड या साइबर अपराध से रिलेटेड जितनी भी शब्दावलियां हैं, तरह तरह के अपराध होते हैं, तो वो उनको उन शब्दावलियों के माध्यम से हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो अगर हम मेलवेयर के प्रकार की बात करें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें शामिल है, जैसे रैंसमवेयर है, वॉर्म्स है, वायरस है या फाइललेस मेलवेयर है, रूट किट है, ट्रोजन हॉर्सेस है, स्पाईवेयर है, सरफेस अटैक है, एडवेयर है, की लॉगर है। ये कुछ एग्जाम्पल है, इससे संबंधित और भी एग्जाम्पल है जो हम आगे क्वेश्चन के माध्यमों से समझते चलेंगे। तो इसमें टोटल 60 से 65 क्वेश्चन है जो कि सभी प्रीवियस ईयर हैं और आने वाले एग्जाम के लिए ये आपके लिए बेनिफिट रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। डिजिटल हैकिंग है या साइबर क्रिप्टोग्राफी है या साइबर क्राइम है या साइबर थ्रेट है। तो आपको बताना है, अभी आपने जो परिभाषा पढ़ी है साइबर क्राइम की, ये उससे ही मिलती जुलती है। जैसे किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी को चुराना, जासूसी करना या उसको नष्ट कर देना, हैक कर लेना, ये सभी चीज़ें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, साइबर क्राइम के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, साइबर क्राइम। इस तरह के सभी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा वीडियो पॉज करके थोड़ा पहले खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर आपने पहले साइबर क्राइम से रिलेटेड चैप्टर पढ़ा हुआ है, अगर नहीं आता है तो आप साथ ही साथ देखते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, साइबर क्राइम के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। जो साइबर अपराध है इसके अंतर्गत कौन सी गतिविधियों को हम शामिल कर सकते हैं। व्यक्तिगत चोरी, व्यक्तिगत डेटा चोरी, किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, आर्थिक लाभ के लिए धोखाधड़ी या उपरोक्त सभी। तो हम साइबर क्राइम के अंतर्गत ये सभी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे किसी की व्यक्तिगत डेटा चुराना, पर्सनल डेटा जो होता है सिस्टम पे, उसके माध्यम से या किसी सिस्टम को नुकसान पहुंचाना, ये भी इसमें शामिल है। और आर्थिक लाभ के लिए धोखाधड़ी, जैसे बैंक फ्रॉड होता है, तो ये सभी चीज़ों को हम साइबर क्राइम के अंतर्गत रखते हैं। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का साइबर हमला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का साइबर हमला है। फिशिंग, एडवेयर, पासवर्ड अटैक या उपरोक्त सभी। इसमें देखिए फिशिंग, एडवेयर और पासवर्ड अटैक, ये तीनों ही चीज़ों को हम साइबर हमला या साइबर अपराध के अंतर्गत पढ़ते हैं और अभी आगे डिफाइन करेंगे एक एक चीज़ें ये क्या है सारी, फिशिंग, एडवेयर, मेलवेयर, ये सारी चीज़ें क्या हैं। अभी आप ये जानिए, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी चीज़ों को हम फिशिंग, एडवेयर, पासवर्ड अटैक, इन सभी चीज़ों को हम साइबर अपराध या साइबर हमला या साइबर क्राइम के अंतर्गत डिफाइन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। देखेंगे फिशिंग क्या है। फिशिंग ये एक साइबर अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति या कोई लक्ष्य होता है या कोई लक्ष्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई गोल होता है, उनसे ईमेल, टेलीफोन या टेक्स्ट माध्यम से संपर्क किया जाता है तथा स्वयं को एक वैध संस्था बताकर उनसे
संवेदनशील डेटा जैसे व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी जो होती है सामने वाले पर्सन की, या उनकी कह सकते हैं बैंकिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी है, या क्रेडिट कार्ड विवरण, उसमें पासवर्ड आदि मांगने के लिए प्रलोभन दिया जाता है, मतलब कि लालच दिया जाता है। फिशिंग फिशिंग जैसे अगर हम शब्द की बात करें, फिशिंग मतलब होता है जैसे मछली को जैसे जाल में फंसाना फंसाना होता है, तो उसको लालच दिया जाता है, तो उससे लिया गया है फिशिंग शब्द। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, साइबर अपराध है, जिसमें सामने वाले व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत जानकारी या उसका बैंक डिटेल है, या उसकी कोई ऐसी संवेदनशील जानकारी है जिसके माध्यम से सामने वाले पर्सन को लाभ हो सकता है, तो उसको क्या करता है, उसको किसी न किसी लालच में फंसाकर उसके साथ ये फ्रॉड किया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं, जो पीछे भी क्वेश्चन में आया था, जो टाइप ऑफ साइबर क्राइम है। नेक्स्ट है एडवेयर। एडवेयर क्या है, तो एडवेयर आपके ब्राउज़र या ऐप्स या ऑपरेटिंग सिस्टम में विज्ञापन दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नाम में ही है एडवेयर, जो ऐड दिखाया जाता है जिसे आप देखना नहीं चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, एडवेयर जैसे अगर हम कोई अपना मोबाइल की ही बात ले लें, कि अगर हम मोबाइल में कोई भी चीज़ या किसी वेबसाइट में गए, या किसी भी पढ़ने की वेबसाइट है, या कोई भी शॉपिंग की वेबसाइट, हम किसी चीज़ में जाते हैं गूगल के माध्यम से या किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से, तो हमें कोई ना कोई पॉपअप करके आता है जिसमें ऐड दिया रहता है। ऐड के माध्यम से कह सकते हैं, जैसे कोई मोबाइल फ़ोन है या आईफ़ोन है, उसको लिखा रहता है 999 में पाए, या कोई भी ऐसे संबंधित प्रोडक्ट होते हैं जिनमें इस तरह का लालच दिया जाता है, विज्ञापन दिया जाता है। तो इस तरह का मैलवेयर ये अवांछित सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर या डिवाइस पर आप आकर आपकी जानकारी के बिना अवांछित मतलब अनवांटेड विज्ञापन, पॉपअप विंडो और बैनर दिखाता है। तो ये भी एक प्रकार का, कभी हम उस लिंक पर भी क्लिक कर देते हैं धोखे से, तो हमारे साथ भी फ्रॉड हो जाता है, तो वो भी एक एडवेयर टाइप ऑफ साइबर क्राइम ही है। ठीक है, फिशिंग हो गया, एडवेयर हो गया। इसी तरह जो भी चीज़ें आती रहेंगी, जो शब्दावलियाँ ऐसी हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी तरह हम डिफाइन करते चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का आईपी पता करने के लिए साइबर हमलावर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे निशाना बनाते हैं। किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस क्या होता है, जैसे कोई कंप्यूटर डिज़ाइन किया जाता है, तो हर एक कंप्यूटर का एक उसका एड्रेस होता है। जैसे हमारा एक घर है, ये किसी का भी घर है, उसका एक प्रॉपर एड्रेस होता है। एड्रेस उस घर की पहचान होती है। इसी प्रकार किसी भी कोई भी जैसे सिस्टम है, कंप्यूटर है, तो उसको भी डिज़ाइन करने के बाद उसको एक एड्रेस दिया जाता है उसकी पहचान के लिए, कि इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सी मशीनरी है, या उस तरह के उनके जितने भी प्रोडक्ट उसमें यूज हुए हैं, उसका पता उस आईपी एड्रेस से उस कंप्यूटर का पूरा हिस्ट्री जान सकते हैं, कह सकते हैं एज अ उसका आईपी एड्रेस। तो आईपी पता प्राप्त करने के लिए साइबर हमलावर आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे निशाना बनाते हैं। तो वेबसाइटें हैं, ऑप्शन नंबर सी, किसी न किसी वेबसाइट है, जैसे अभी बताया कि हम कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, तो जो साइबर फ्रॉडरियर होते हैं, ये आईपी जो पता करने के लिए साइबर हमलावर आमतौर पर वेबसाइट में से किसी को निशाना बनाते हैं। वेबसाइट के माध्यम से हमारे सिस्टम में प्रवेश करते हैं और हमारे आईपी एड्रेस को जान लेते हैं, जिससे संबंधित कंप्यूटर की सारी जानकारी उनको मिल मिल जाती है। तो किससे प्राप्त कर सकते हैं, किसे निशाना बनाते हैं, वेबसाइट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। वेबसाइट आमतौर पर साइबर हमलावरों द्वारा लक्षित होती हैं, क्योंकि वो उस वेबसाइट के माध्यम से आते हैं और हमारे सिस्टम में प्रवेश करते हैं, ताकि लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता के लिए आईपी पता जो है वो प्राप्त किया जा सके। हमलावर अक्सर आईपी पता प्राप्त करने के लिए फिशिंग, सोशल इंजीनियरिंग या वेबसाइटों में एम्बेडेड किए गए, एम्बेडेड मतलब बनाए गए, दुर्भावनापूर्ण स्क्रिप्टेड जैसी तकनीकी का उपयोग करते हैं। एक बार आईपी जो एड्रेस है या आईपी पता है, ये प्राप्त हो जाने के बाद इसका उपयोग लक्ष्य के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि उनका स्थान, इंटरनेट सेवा प्रदाता और संभावित कमजोरियां, मतलब उस आईपी एड्रेस से सभी चीज़ें, लोकेशन और क्या कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है, फिर उसको हाईजैक करके इस तरह से सारी जानकारी जुटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक मनोवैज्ञानिक घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया एक मनोवैज्ञानिक घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है। एम MITM हमला, या फिशिंग हमला, या वेबसाइट हमला, या DOS अटैक।
तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग हमला। जिसे अभी हमने फिशिंग पढ़ा था, क्या किया जाता है साइबर अपराधियों द्वारा। ये एक मनोवैज्ञानिक घोटाला कह सकते हैं, जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए उनको विश्वास दिलाया जाता है। फिशिंग मतलब अपने जाल में फंसाया जाता है। मनोवैज्ञानिक कह सकते हैं ना, कि दिमाग में ऐसा जोर देकर या किसी न किसी गुमराह कर कर उन तक पहुंचना और उनकी महत्वपूर्ण या संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करना। तो डिजिटल रूप से उनको आश्वस्त किया जाता है और फंसाया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हैं इसे, फिशिंग कहते हैं। और नेक्स्ट जो उसमें आया था, पॉइंट आया था एक MITM हमला। ये क्या है, इसको देख लेंगे। ये कैसा हमला होता है, हमला एक साइबर सुरक्षा खतरा जिसमें हमलावर दो पक्षों के बीच संचार में गुप्त रूप से घुसपैठ करता है। MITM का अच्छा मतलब होता है मैन इन द मिडिल। क्या होता है, मैन इन द मिडिल। MITM फुल फॉर्म हो जाएगा मैन इन द मिडिल। वही इसमें उसी शब्द में ही देखिए परिभाषा पूरी छुपी हुई है, जिसमें हमलावर दो पक्षों के बीच संचार गुप्त रूप से घुसपैठ करता है। मतलब मैन इन द मिडिल, यहाँ पर कोई संचार का माध्यम है, यहाँ पर कोई संचार का माध्यम है, यहाँ पर कोई मैन इन द मिडिल बीच में बैठा है। तो वही चीज़ है जिसमें हमलावर दो पक्षों के बीच में संचार गुप्त रूप से घुसपैठ करता है और फिर उसमें हेरफेर करता है या इंटरसेप्ट करता है, जो मानते हैं कि वे एक दूसरे के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बीच में कोई ना कोई पर्सन है। जैसे हम लोग, आपने व्हाट्सअप यूज़ किया होगा, व्हाट्सअप में कहीं ना कहीं एक शब्द देखा होगा, इनक्रिप्टेड लिख के आता है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। चैट में अक्सर देखा होगा, जैसे हम किसी से चैट कर रहे हैं या वो किसी से चैट कर रहा है, दो पर्सन बीच में चैट कर रहे हैं, तो वो इनक्रिप्टेड भाषा में जा रहा है। जैसे अगर कोई मैन इन द मिडिल है, अगर वो इनक्रिप्टेड नहीं होगी जो हमारी चैटिंग है, तो वो हो सकता हो बीच में, जैसे ये है मैन इन द मिडिल MITM अटैक, तो हो सकता हो कोई बीच में बंदा बैठकर हमारी जो चैट है या कोई भी पासवर्ड दे रहे हैं किसी को, या कैसी भी चीज़ हम शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो हो सकता हो मैन इन द मिडल अटैक जो है, वो बीच में बैठा कोई व्यक्ति हमारी जानकारी हासिल कर रहा हो। तो ये इसलिए चैट, जैसे व्हाट्सएप चैट को भी इन सब चीज़ों से सुविधा दी गई है कि ऐसा ना हो कि अगर कोई बीच में दो लोग बातें कर रहे हैं तो बीच में कोई तीसरा पर्सन बैठा हो। तो उसी से हम समझ सकते हैं कि क्या है, मैन इन द मिडल, बीच में जो बातें हो रही हैं वो कोई नहीं सुन सकता। और इनक्रिप्टेड मतलब होता है, जैसे कि हम कोई चैट कर रहे हैं तो वो इनक्रिप्ट मतलब किसी कोड में, जैसे हमने यहाँ से लिखा हाय हाउ आर यू, तो हो सकता हो वो किसी दूसरे कोडिंग लैंग्वेज में वो लिखा है, जिससे कि वो नहीं समझ पाएगा, या कोई सिंबल बना देगा, या कोई किसी दूसरी लैंग्वेज का यूज़ कर लेगा, सिम्बॉलिक लैंग्वेज, और बीच में सिम्बॉलिक लैंग्वेज दिखाई देगी, और फिर जब हम जिसको भेज रहे हैं मैसेज, तो वहाँ पर वो या जो इनक्रिप्ट थी हमारी कोडिंग में, जो हमारा चला गया था मैसेज, वहाँ पर डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो वही चीज़ें हम देखेंगे, या जब वो मैसेज को इनक्रिप्शन के बाद डिक्रिप्ट हो जाएगा, तो वो जिसको हम मैसेज भेज रहे हैं वो देखेगा। तो ये है इसकी सेफ्टी पर्पस जो हमने ये पढ़ा, ये आप समझ में आ गया होगा। ये MITM क्या है, मैन इन द मिडिल अटैक। इसी तरह है अगला डिनायल ऑफ सर्विस, DOS। DOS अटैक भी जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था, ये क्या है DOS अटैक। तो ये एक प्रकार का साइबर हमला ये भी है, जिसमें कई स्रोतों से एक वेबसाइट या नेटवर्क पर भारी मात्रा में ट्रैफिक भेजकर उसे बाधित किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी हम वेबसाइट कोई फॉर्म भरने की वेबसाइट है, या कोई भी ऐसी वेबसाइट है जिसका एक समय पर बार बार यूज किया जा रहा है, या एक ही साथ काफ़ी लोग उसका यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या हैक हो जाती है। कहते हैं कि अभी सर्वर डाउन हो गया, वो साइट नहीं चल रही है, तो वो यही चीज़ होती है डिनायल ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस देने से मना कर देना। डिनाय मतलब क्या होता है, मना करना। तो वही DOS अटैक या DOS अटैक बोलते हैं, ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस, जिसे ये वैध उपयोगकर्ता के लिए अनुपलब्ध हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। ये ट्रैफिक वेबसाइट या सर्वर पर दबाव डालता है, तभी हम लोग कहते हैं कि सर्वर डाउन हो गया, सर्वर बैठ गया, है ना। तो वो यही चीज़ है डिनायल ऑफ सर्विस। DOS एक ही कनेक्शन का उपयोग करता है, जैसे अच्छा DOS और डबल डी, जिसमें DDoS को बोलते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस होता है। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, DOS का याद रखेंगे, डिनायल ऑफ सर्विस। DDoS पूछे तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। जबकि DDoS हमला कई स्रोतों का उपयोग करता है, जो अक्सर बॉटनेट के रूप में कार्य करता है। बॉटनेट अभी आगे बताएंगे। तो MITM अटैक और डिनायल ऑफ सर्विस, ये जो DOS अटैक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक दुर्भावनापूर्ण नहीं है, उसे डैश कहा जाता है। एक हैकर मतलब हैकर है, लेकिन उसका जो इरादा है वो दुर्भावनापूर्ण नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ग्रे हैट हैकर्स। क्या कहा जाता है? ग्रे हैट हैकर्स। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे ये हैकर्स के टाइप्स हैं, ये क्या है, वेरिएंट।
तो इसमें हम 4 काफ़ी प्रकार के हेडर्स हैं, 6 मैक्सिमम माने जाते हैं, लेकिन जो मेन बेसिकली है ये 4 या 3 माने जाते हैं। देख लेंगे क्या है सब अलग-अलग हैकर्स के काम। रेड है जैसे हमने अभी ग्रे हैट हैकर्स पढ़ा ये वाला, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था पिछला। जैसे ग्रे है तो मतलब वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन के साथ इसको हम समझते हैं। जो वाइट वाइट हैट और ब्लैक हैट हैकिंग के बीच मौजूद होता है, तभी तो ब्लैक वाइट का कॉम्बिनेशन ग्रे कहलाया है ना। तो वाइट हैट और ब्लैक हैट हैकिंग के बीच में ये मौजूद होता है। ग्रे हैट शब्द का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो बिना किसी दुर्भावनापूर्ण के काम करता है, लेकिन फिर भी बिना अनुमति के सुरक्षा एजेंसियों का फायदा उठाता है। ये ग्रे हैट हैकर्स का काम होता है। अब हम देख लेंगे रेड क्या है। इस प्रकार के हैकर्स सरकारी एजेंसियों, गुप्त सूचना केंद्रों और साइबर क्राइम को रोकने के लिए ये डिज़ाइन किए गए हैं। ये जैसे अगर किसी सरकारी संस्था की जो वेबसाइट है या उनका कोई सॉफ्टवेयर है वो हैक हो गया, तो उसको एंटी हैक के रूप में जो कार्य करेंगे वो रेड हैट हैकर्स होंगे। वो एजेंसी या सरकारी जो कंपनीज हैं उनमें काम करते हैं। अच्छा, ब्लैक और वाइट काफ़ी पूछा जाता है। ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, यहाँ पर टैकर्स लिख गया है, इसको हैकर्स कर लेंगे। ऐसे हैकर्स जो अनाधिकृत अनाधिकृत मतलब कानून की अवज्ञा, कानून का उल्लंघन, ऐसे हैकर्स जो अनधिकृत पहुंच से साइबर अपराध करके वित्तीय लाभ हासिल करते हैं। जैसे कि साइबर फ्रॉड जो हमारे साथ होता है बैंक के माध्यम से, कोई भी जैसे गूगल पे है या कोई भी हमने एपीके फाइल डाउनलोड कर ली, तो ये ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, ये वर्क करते हैं। वाइट हैकर्स क्या होते हैं? ये अपनी हैकिंग क्षमताओं का उपयोग करके अच्छे कामों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे वे संगठनों को साइबर खतरा से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइट हैट जो हैकर्स होते हैं ये अच्छे होते हैं। रेड होते हैं जो सरकारी एजेंसियों के लिए काम करते हैं। ग्रे होते हैं ये वाइट और ब्लैक दोनों को कॉम्बिनेशन के साथ कार्य करते हैं, और ये बिना किसी दुर्भावनापूर्व के अपना काम करते हैं, लेकिन ये फिर भी बिना किसी अनुमति के सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठा लेते हैं। तो ये होते हैं हैकर्स के प्रकार। नेक्स्ट है वे हैकर्स जो किसी सिस्टम के मालिक की अनुमति के बाद सिस्टम में बग मतलब कि जो त्रुटियां होती हैं, बग और कमजोरियों को खोजने में मदद करते हैं और सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचाने का ये इरादा नहीं रखते हैं। इन प्रकार के जो ऐसे हैकर्स हैं, यहाँ भी ट्रैकर्स लिख गया है, ये हैकर्स कर लेंगे। तो इन प्रकार के हैकर्स को क्या बोलते हैं? जो मालिक की अनुमति के बाद सिस्टम में बग और कमजोरी को खोजने में मदद करते हैं और सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, पहुंचाने का कोई इरादा नहीं होता है। ये होते हैं वाइट हैट हैकर्स, है ना। वाइट हैकर्स हैं तो अच्छे हैं। रेड हैं तो सरकारी एजेंसियों के कार्य करते हैं। ग्रे वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, और ब्लैक तो बिल्कुल ही कह सकते हैं वित्तीय अपराध करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटरनेट पर यूजर की एक्टिविटीज पर गुप्त नजर रखता है और उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्र करता है, क्या कहलाते हैं? मतलब इस प्रकार का जो अटैक है ये क्या कहलाता है? डैश इंटरनेट पर यूजर की एक्टिविटी पर नजर रखता है, गुप्त नजर मतलब चुपके तरीके से नजर रखता है, और उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्र करता है। तो छुपना का मतलब या गुप्त का मतलब ही स्पाई हो जाता है, तो स्पाईवेयर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इंटरनेट पर यूजर की एक्टिविटी पर गुप्त या छुपके तरीके से नजर रखता है और उनकी सहमति के बिना जानकारी एकत्र करता रहता है। जैसे हम कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट या कुछ भी यूज कर रहे हैं, स्पाईवेयर अगर हमारे सिस्टम पर आ गया तो वो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किस वेबसाइट पर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अपना अगर बैंकिंग लॉगिन कर रहे हैं तो वो, या हमारा सोशल साइट है उसका फेस आईडी पासवर्ड वगैरह, ये सभी चीज़ों पर नज़र रखना क्या करता है, कौन करता है? ये स्पाईवेयर। नेक्स्ट देखेंगे। वर्ष 1971 में डिज़ाइन किए गए डैश को आमतौर पर पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। 1971 में डिज़ाइन किए गए, पूछा जा सकता है पहला कंप्यूटर वायरस कब डिज़ाइन किया गया? 1971 में। क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था क्रीपर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पहला जो कंप्यूटर वायरस माना जाता है क्रीपर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। और ये क्रीपर डिज़ाइन किया गया था वायरस को कमी जानने के लिए, ये खुद डिज़ाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है। मेलवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है। मेलवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा मेलवेयर, या कह सकते हैं मेलवेयर का एक ऐसा प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है, मतलब प्रतिलिपि मतलब कॉपीज बनाता है। वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स या बॉम्ब। तो इसका जो राइट आंसर ये हो जाएगा वॉर्म। वॉर्म जो एक मेलवेयर का प्रकार है, वॉर्म।
तो ये क्या करता है, ये स्वयं की कॉपीज बनाता है। अगर एक बार आपके सिस्टम पर आ गया ये वायरस या ये मैलवेयर वॉर्म आ गया, तो ये फटाफट क्या करता है, अपनी काफ़ी सारी कॉपीज बनाता है। अगर आप एक डिलीट करेंगे, दो डिलीट करेंगे, तब तक इसकी 10-20 फाइल्स बन चुकी होंगी। तो ये क्या करता है, स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे, काफ़ी पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आपने देख रहे हैं अभी तक, जितने भी क्वेश्चन, ये कभी किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। और आगे इसी तरह के हम 50 क्वेश्चन और भी पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इस तरह आपको जो यूपी पुलिस की जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं, तो इनसे रिलेटेड आपको ये शॉर्ट टॉपिक्स वगैरह सभी चीज़ इसमें आपको देखने को मिलती रहेगी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, तो बी हो गया, वर्म। वर्म आपको बता दिया क्या है, कंप्यूटर वर्म नेटवर्क के माध्यम से फैलता है और सिस्टम की कमजोरियों को फायदा उठाता है और बिना किसी उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप के अन्य कंप्यूटरों को संक्रमित कर सकता है। मतलब जब एक से अधिक फाइल बना लेगा, काफ़ी सारी स्वयं की प्रतिलिपि बना देगी, तो डिफेक्ट कर देगा वर्म्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है, ट्रोजन हॉर्स किसी उपयोगी सॉफ्टवेयर, एक मुफ्त गेम या दस्तावेज जैसा दिखता है। जब एक बार जब उपयोगकर्ता इस प्रोग्राम को चलाता है, तो वह अनजाने में दुर्भावनापूर्ण कोड को अपने सिस्टम पर चला लेता है। जैसे कि कह सकते हैं, दिख कुछ और रहा है, डाउनलोड कुछ और कर लिया, ट्रोजन हॉर्सेस। जैसे जिस तरह के एक अगर ऐप है, उसके कई सारे कॉपीज होते हैं। अगर ये हमारे फ़ोन पे आ गया, तो क्या इसको हमने एज अ गेम के रूप में डाउनलोड कर लिया, और जब इसको हम अपने, आप कोई भी अगर ऐप या एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर पे या कह सकते हैं मोबाइल पर डाउनलोड करके ओपन करते हैं, तो आपकी जानकारियाँ मांगता है। तो उसी तरह है, दुर्भावनापूर्ण कोड को अपने सिस्टम पर चला लेता है और जो पृष्ठभूमि पर काम करना शुरू कर देता है, और आप अपना गेम खेल रहे होंगे और पीछे उसको जो जानकारी मिल गई है, उसके माध्यम से ये आपका फ़ोन को कवर करने की कोशिश करने लगेगा। ये होता है ट्रोजन हॉर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धोखे से किसी संवेदनशील सूचना या डेटा जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड विवरण को प्राप्त करने के प्रयास को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? धोखे से मतलब एक मनोवैज्ञानिक घोटाला, मतलब माइंड में आपको धोखा देकर। संवेदनशील सूचना, मैडवेयर कुछ आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। फिशिंग देखिए पढ़ा है। बायोमेट्रिक क्या होता है, बायोमेट्रिक आप जान रहे होंगे, एग्जाम देते हैं तो बायोमेट्रिक जान रहे होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, फिशिंग। ठीक है, संवेदनशील सूचना या डेटा जैसे यूजर नेम वगैरह सभी चीज़ों को जानने का प्रयास कौन करता है, ये फिशिंग अटैक करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का लोगो पर कपटपूर्ण मनोवैज्ञानिक आक्रमण है, जिसमें यह दावा किया जाता है कि अगर उपयोगकर्ता बैनर, विज्ञापन अथवा लिंक पर क्लिक करे, तो उन्हें किसी ऑफर के तहत इनाम मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप एडवेयर से मत रिलेट करिएगा। देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए, एक प्रकार का लोगों पर कपटपूर्ण मनोवैज्ञानिक आक्रमण है, जिसमें यह दावा किया जाता है कि अगर उपयोगकर्ता बैनर, विज्ञापन अथवा लिंक पर क्लिक करेगा, तो उन्हें किसी ऑफर के तहत इनाम मिलेगा। फिशिंग होगा इसका आंसर। फिशिंग इससे होगा, जैसे कि ये फिशिंग मतलब दिखा कुछ और रहा है, आपको फंसा रहा है कि कोई भी चीज़ अगर 15,000 में बताई जा रही है, ऑफर के तहत आपको 500 में मिलेगी। तो ये क्या कर रहा है, मनोवैज्ञानिक आक्रमण कर रहा है, दिमाग में आपको गुमराह कर रहा है, और उस ऐड के माध्यम से हम क्लिक कर देंगे और जैसे दिखा रहा है कि ऑफर के तहत इनाम मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ये सब फिशिंग का मामला होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक प्रकार का मेलवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। जब क्वेश्चन पूछेगा विज्ञापन दिखाता है, इसमें मनोवैज्ञानिक घोटाला या आक्रमण नहीं होगा, तब हम इसमें जाएंगे एडवेयर में। मेलवेयर जिसमें आप कंप्यूटर पर एक आपको विज्ञापन दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, क्या, एडवेयर। नेक्स्ट है, ट्रोजन डैश का एक उदाहरण है। ट्रोजन किस चीज का उदाहरण है, तो अभी आपको बताया एक पार्ट ऑफ मेलवेयर ही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, मेलवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, रैंसमवेयर होता है, अभी आगे बताएंगे। कंप्यूटर क्लाउडिंग होता है, जिसको हम ऑनलाइन अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, वो होता है कंप्यूटर क्लाउडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेलवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त रूप है तथा इसका तात्पर्य ऐसे किसी भी प्रोग्राम या फाइल से है जिसे कंप्यूटरों और नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या उनका शोषण करने के लिए डिज़ाइन किया गया। मेलवेयर में ही हम जितना फिशिंग है, साइबर स्टॉकिंग या डिडलिंग, जितनी भी तरह की हम चीज़ें, रैंसमवेयर, फिशिंग, एडवेयर, ये सब हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये सब मेलवेयर के अंतर्गत आती हैं। मेलवेयर के प्रकारों में वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर, बहुत कुछ चीज़ें शामिल हैं। अब हम ये रैंसमवेयर जो एक शब्द आया, रैंसमवेयर क्या है, एक प्रकार का मेलवेयर जो उपयोगकर्ता की फाइलों को इनक्रिप्ट करता है
और पहुंच बहाल करने के लिए भुगतान या फिरौती की मांग करता है। रैंसम का मतलब ही होता है फिरौती मांगना, तो वही उसका भी एक प्रकार है रैंसमवेयर। ये भी एक मेलवेयर है जो उपयोगकर्ता की फाइलों को पहले तो खराब कर देगा, फिर उसको बहाल मतलब पुनः उसी स्थिति में लाने के लिए आपसे चार्ज लेता है कि हम ठीक है इसको सही कर देंगे, लेकिन इसका हम चार्ज लेंगे, पहले खराब कर दो फिर चार्ज लेकर उसको सही कर दो। ये है रैंसमवेयर। जहाँ भी फिरौती मांगने वाला फिरौती का शब्द आएगा ना, वहाँ हमेशा रैंसमवेयर ही सही होगा। रैंसमवेयर आमतौर पर फिशिंग ईमेल या दुर्भावनापूर्ण डाउनलोड के माध्यम से फैलता है। जैसे हमने कोई चीज़ डाउनलोड कर ली, मेरी फाइल इनकरप्ट हो गई सिस्टम की, फिर उसको सही करने के लिए फिरौती के रूप में रैंसमवेयर आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट जो MS वर्ड है या एक्सेल है या पावर पॉइंट है या अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है, उसे क्या कहते हैं, वो कौन सा वायरस होता है। ये होता है मैक्रो वायरस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के वायरस को क्या कहते हैं जो इन फाइलों को इनक्रिप्ट करता है, मैक्रो वायरस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। मैक्रो वायरस आपको बता दिया क्या है, ये फाइलों को इनक्रिप्ट करता है। ये वायरस उसी सॉफ्टवेयर की अन्य फाइलों या अन्य कंप्यूटरों की फाइलों में भी फैल सकते हैं, खासकर ये ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से। जैसे कि हमने मेरी कोई एक फाइल है या MS वर्ड की है, पावर पॉइंट की है, एक्सेल की, हमने ईमेल के माध्यम से किसी को दी, अगर मेरे सिस्टम में वो इनक्रिप्ट है मैक्रो वायरस की वजह से, तो वो जिसको दी है मेल के माध्यम से उसमें उस पर भी डिस्क्रिप्ट हो जाएगी, और अगर वैसा ही मेरे पास मेल प्राप्त हुआ है तो वहाँ मेरी फाइल खराब हो जाएगी। ये चीज़ है मैक्रो वायरस। पॉलीमार्फिक वायरस क्या है, ये मेलवेयर है जो सुरक्षा सॉफ्टवेयर से बचने के लिए हर बार संक्रमित होने या खुद को फैलाने पर अपना कोड बदलता है, जिससे इसका पहचान करना मुश्किल हो जाता है। पॉलीमार्फिक मतलब झूठ, मतलब पॉलीमार्फिक मतलब क्या होता है, झूठ बोलने से संबंधित है। जो सुरक्षा सॉफ्टवेयर से बचने के लिए हर बार संक्रमित होने के लिए, जैसे अगर वायरस फैल गया, अगर हम एंटीवायरस के माध्यम से उसको खोज भी रहे हैं, तो क्या अपना खुद को कोड तुरंत बदल देता है, तो पहचान ही नहीं आता है, तो इसे क्या बोलते हैं, पॉलीमार्फिक वायरस, जिसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच डैश का एक अपराध है। किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच डैश का एक अपराध है। हैकिंग हो जाएगा इसका आंसर। किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच हैकिंग का एक प्रकार है, ठीक है। मतलब कानून की उल्लंघन करके किसी चीज तक हम पहुंच रहे हैं तो वो हैकिंग ही उसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा ठीक है, और जैसे ये जो शब्द आए हैं इनको भी देख लेते हैं साथ ही साथ। फायरवॉल क्या है, ये एक कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का एक हिस्सा है। इसका निर्माण अनधिकृत पहुंच को रोकने और अधिकृत संचार की अनुमति देने के लिए। मतलब कि अनधिकृत पहुंच को रोकना, जैसे कुछ ऐसी चीज़ है जिसको जो सही नहीं है उसको उसकी पहुंच को रोकता है, और जो अधिकृत मतलब जो चीज़ वैलिड है उसको अनुमति मतलब उसको परमिशन देता है हमारे सिस्टम पर आने के लिए। कैसा सॉफ्टवेयर है ये, फायरवॉल, ठीक है, सुरक्षा के दृष्टिगत से है। पैच क्या है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे अपडेट करने, ठीक करने या सुधारने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें सुरक्षा कमजोरियों और अन्य बग्स को ठीक करना शामिल है। ऐसे पैच को आमतौर पर बग फिक्स या बग फिक्स कहा जाता है। एक ही चीज़ है, बग फिक्स या बग फिक्स कहा जाता है पैच। फिर ये डेटा इंक्रिप्शन ये डेटा को अलग तरीके से बदलने या कोड बदलने में मदद करता है। आपको भी समझाया था जब व्हाट्सएप चैटिंग के विषय में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन बताया था, वही चीज़ है, ताकि ये हमें एक गुप्त कुंजी या पासवर्ड पढ़ने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर उपकरणों को नुकसान पहुंचाने, डेटा चोरी करने या उपयोगकर्ता को किसी अन्य तरीके से परेशान करने के इरादे से विकसित किया गया है। मेलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आपको बताया मेलवेयर के अंतर्गत हम जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं मेलवेयर के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। राउटर है नहीं, एंटीवायरस है नहीं, फायरवॉल आपको बताया सुरक्षा के दृष्टिगत से, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये मेलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और उपकरणों को नुकसान पहुंचाने, डेटा चोरी करने, उपयोगकर्ता को अन्य किसी तरीके से परेशान करने के लिए इरादे से डिज़ाइन किया गया है। हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं ये मेलवेयर ही है जो हर तरीके से हमारे सिस्टम को या फाइल को नुकसान पहुंचा रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्पैम डैश होता है। स्पैम क्या होता है, अप्रार्थित संदेश, मेल बॉक्स सेवाओं में बाधा, इंटरनेट घंटों की चोरी। क्या है स्पैम, तो स्पैम अप्रार्थित संदेश, अनस्कॉल्टेड मैसेज जिसको हम देखना नहीं चाहते हैं। जैसे अब हम कभी अपना ईमेल चेक करिएगा, उसमें कुछ एक स्पैम बॉक्स होता है, इसमें कुछ ऐसे मैसेज आते हैं जो हमसे रिलेटेड नहीं रहते हैं। मतलब उनको पता है ये हमारा जो अच्छा फ़ोन है ये भी किसी ना किसी सुरक्षा दृष्टिगत ही कार्य कर रहा है।
ऐसा भी हो सकता था कि वो मैसेज हमारे सीधे इनबॉक्स में भी आ सकता था, जैसे और ज़रूरी मैसेज आते हैं हमारे फ़ोन पे, नहीं है, वो हमारा फ़ोन भी कुछ ना कुछ डिटेक्ट करता है और जो फालतू के मैसेज उसे लगता है फ़ोन की सुरक्षा को कि नहीं ये यूज़र के अकॉर्डिंग सही नहीं है या ये किसी स्पैम के माध्यम से आया है, तो वो उसको स्पैम बॉक्स में डाल देता है कि हम उसको जल्दी खोले ही ना, क्योंकि उसमें भी कुछ लिंक वगैरह होते हैं। तो इसलिए ये अप्रार्थित संदेश है, अनस्कॉल्टेड मैसेज है और मेल बॉक्स सेवाओं में बाधा। इंक्रिप्शन ऑफ मेल बॉक्स मतलब जो हमारी मेल बॉक्स इनबॉक्स में मैसेज आ रहे हैं उसमें भी ये क्या है, एक बाधा कह सकते हैं, इंटरप्शन है। तो स्पैम होता है, ए और बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट घंटों की चोरी से कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ए कंप्यूटर नेटवर्क या किसी भी डिजिटल सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश की क्रिया है। अनधिकृत प्रवेश की क्रिया है, ये हो जाएगा हैकिंग। अभी हैकिंग बताया है। हैकिंग एक कंप्यूटर नेटवर्क या किसी भी डिजिटल सिस्टम में अनधिकृत मतलब कि कानून के बिना आपको बताया प्रवेश की क्रिया, इसे हम क्या बोलते हैं, निषिद्ध पहुंच या हैकिंग। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता को उसकी विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों के निशान, वाणी मतलब आवाज तथा नेत्र पटल के माध्यम से पहचानने की विधि को डैश कहते हैं। आप जब भी ये गवर्नमेंट एग्जाम को जो पेपर देने जाते हैं तो आपने अधिकतर देखा होगा जो बायोमेट्रिक सुविधा हो गई है उसके माध्यम से क्या थंब इम्प्रेशन लेते हैं, बोलने का तो नहीं, डिटेक्शन तो नहीं, लेकिन एक नेत्र पटल जैसे हमारी आंखों पर भी रख के वो स्कैन करते हैं कि जिसका माध्यम जैसे कि जिसका एग्जाम है वही देने आया है कि नहीं, इस तरह से इसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है बायोमेट्रिक के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बायोमेट्रिक डी इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 21वां नंबर क्वेश्चन डैश एक ऐसा मेलवेयर है जिसका पता लगाना मुश्किल है और इसलिए इसे हटाना भी मुश्किल है। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिससे जानकारी जुटाने वाला दूसरा प्रोग्राम आपके कंप्यूटर की सारी जानकारी जुटा लेगा और आपको इसकी भनक भी नहीं लगेगी। ये क्या नया बवाल है, मेलवेयर का ही है। देखिए एक ऐसा मेलवेयर, आपको बता दें इसका आंसर रूट किट है। रूट किट एक ऐसा मेलवेयर होता है जिसका पता लगाना मुश्किल है और इसलिए इसको हटाना भी मुश्किल है। ये इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिसकी अगर हम इसको एंटीवायरस के माध्यम से खोजने की भी कोशिश करें, अगर ये कोई प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं जल्दी से खोज पाएगा, जिसकी जानकारी जुटाने वाला दूसरा प्रोग्राम आपके कंप्यूटर की सारी जानकारी जुटा लेगा और इसकी आपको भनक भी नहीं लगेगी। रूट किट ऑप्शन नंबर इसका ए याद रखेंगे, क्या हो जाएगा इसका रूट किट। ये भी एक ऐसा है इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। रूट किट जो ये मेलवेयर का प्रकार है ये तो और ही खतरनाक है, इसको तो उसका तो पता लगाना भी मुश्किल है। रूट किट देखिए पूरी डिटेल लिखी हुई है। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है इसका संग्रह है जो किसी संक्रमित कंप्यूटर या नेटवर्क पर हैकर को अनधिकृत पहुंच और गुप्त पहुंच प्रदान करता है जबकि आपकी उपस्थिति को सक्रिय रूप से छुपाता है। ये रूट एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस और किट सॉफ्टवेयर टूल का एक सेट शब्दों से मिलकर बना है। ये एक बार स्थापित होने के बाद रूट किट हमलावर को लंबे समय तक सिस्टम पर गुप्त नियंत्रण बनाए रखने के लिए सक्षम बनाता है, मतलब उसका मददगार है मेलवेयर का रूट किट। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक वर्म प्रोग्राम है जिसे एक नेटवर्क पर डैश देखेंगे स्वेच्छा से प्रवेश की अनुमति होती है। अच्छा, आपको वर्म बताया था, ये अपनी क्या कॉपीज बनाता रहता है। देखेंगे क्या है, वर्म एक स्वेच्छा से प्रवेश की अनुमति होती है, स्वेच्छा से तो नहीं होगी। प्रसारित नहीं होता है, प्रसारित होता है बताया था। प्रतिलिपि अपनी बनाता है, मतलब ये इसमें लिखा डज नॉट ब्रॉडकास्ट, मतलब ये तो होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर है वांछित रूप से प्रसारित किया जाता है, और वांछित रूप से प्रसारित किया जाता है। और अगला क्या है, खुद को प्रसारित करता है, ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करता है, स्वयं की प्रतिलिपियां बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। वर्म कैसा मेलवेयर है, ये क्या करता है, एक बार आपकी फाइल को पर आएगा और अपनी कॉपीज बना लेता है, खुद को तुरंत प्रसारित कर लेता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। डैश एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है। तो प्रकाशानिधिकृत उल्लंघन, कॉपीराइट से या जालसाजी से या साहित्यिक चोरी से या मेलवेयर अटैक से। तो हम जितनी भी चीज़ें अभी पढ़ रहे हैं सब कुछ किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, मेलवेयर अटैक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं,
जहाँ कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित होता है, मेलवेयर अटैक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डैश एक गुप्त प्रकार का साइबर हमला है जिसमें हैकर किसी वेबसाइट में अपना कोड डालकर उसके सुरक्षा उपायों को तोड़ता है और सुरक्षित डेटा तक पहुंचता है। वो किस प्रकार का साइबर हमला है जिसमें हैकर किसी वेबसाइट में अपना कोड डालता है और सुरक्षा उपाय को तोड़ता है, जो हमारा सुरक्षा के से हम चला रहे थे उसको तोड़ता है और सुरक्षित डेटा तक पहुंचता है और हैक कर लेता है। तो इसे कहते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये हैकर्स की एक कोड होता है जिसके माध्यम से वो हमारे जो हम कार्य कर रहे होते हैं वेबसाइट के माध्यम से कोड डालता है और हमारे सुरक्षा उपायों को तोड़ता है। इसको हम बोलेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है? ये एक गुप्त प्रकार का साइबर हमला है जिसमें हैकर किसी वेबसाइट में अपना कोड डालकर उसके सुरक्षा उपाय को तोड़ता है और सुरक्षित डेटा तक पहुंचता है। एक बार अंदर जाने के बाद वे वेबसाइट के डेटाबेस को नियंत्रित कर सकते हैं और उपयोगकर्ता की जानकारी को हाईजैक कर सकता है। एसक्यूएल मतलब कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है उसके माध्यम से, कोडिंग के माध्यम से सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। ये एसक्यूएल इंजेक्शन है। ठीक है, जीरो डे अटैक जैसे ये आया था, जीरो डे अटैक ये क्या है? ऑप्शन नंबर जो डी में लिखा हुआ है इसको देखेंगे, समझेंगे। जीरो डे अटैक ये भी पूछा जाता है। देखिए ये सारी परिभाषाएं हैं, शब्दावलियों के माध्यम से ही क्वेश्चन बन रहे हैं। एक शब्द है और उसके अंतर्गत उसको डिफाइन किया गया है। तो ये सभी चीजें डेफिनेशंस टाइप की जितने भी क्वेश्चन है यही साइबर अपराध या साइबर क्राइम में पूछे जाते हैं। जीरो डे अटैक एक साइबर सुरक्षा खतरा जो तब होता है जब हैकर सॉफ्टवेयर में एक नई और अज्ञात कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं जिससे सिस्टम या नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच मिल जाती है। जीरो डे हमला तब होता है ये अधिकतर जब हैकर डेवलपर को इसे ठीक करने का मौका मिलने से पहले इसका फायदा उठा लिया जाता है। जैसे कि कह सकते हैं जीरो डे अटैक मतलब जीरो डे, कोई भी समय ही नहीं मिला। जब कोई डेवलपर है उस सिस्टम को सुधार रहा है या बना रहा है उसी समय ये जो किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उस कमजोरी तक पहुंच जाते हैं। जैसे कोई सिस्टम बनाया जा रहा है डेवलपर के माध्यम से और तभी उसकी कमजोरी का फायदा जानकर उठा लेते हैं, तब ये अटैक जो होता है इसे क्या बोलते हैं? जीरो डे अटैक। ये तब होता है जब हैकर डेवलपर को इसे ठीक करने का मौका मिलने से पहले ही उसका फायदा उठा लेते हैं। जीरो डे अटैक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल मीडिया ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आता है? जो ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित डिजिटल मीडिया ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आता है, किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और ये भी पूछा गया है कि भारतीय प्रेस मीडिया किसके अंतर्गत आता है? तो भारतीय प्रेस परिषद के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों ही याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश से पीड़ित व्यक्ति सीधे डैश से संपर्क कर सकता है। जैसे किसी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, साइबर अटैक हुआ है और उसने आईटी एक्ट के तहत मुकदमा लिखाया है, तो वो अपने जो मुकदमा है या अपनी विवेचना है किसके समक्ष पेश हो सकता है? सीधे, बिना किसी इंटरप्शन के। तो ये उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के सामने ये पेश हो सकता है अपने उस मुकदमे के साथ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश एक प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उनसे बचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको पता होगा ये चीज एंटीवायरस होती है। जब हमारे सिस्टम पर वायरस आ जाता है तो हम उसको वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग करते हैं ना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, एंटीवायरस। अच्छा, एंटीवायरस काफ़ी प्रकार के भी होते हैं, अलग अलग कंपनीज कह सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस का प्रकार नहीं है ना। तो कम से कम 5 से 6 याद रखेंगे, तब आप उसको नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो बिट डिफेंडर है, नॉर्टन है, अवास्ट है, अवीरा है, मैकेफी है, कैस्पर स्काई है, विंडोज डिफेंडर है, ये एनपीएवी है और एफ प्रॉट है। तो ये कुछ एंटीवायरस के नाम हैं जो आप याद रखेंगे। ठीक है, जब अब ये क्वेश्चन अगला आएगा तो बताते हैं। ठीक है, इसका आंसर वैसे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है।
तो अवीरा है, अवास्ट भी पढ़ा था, कैस्पर स्काई भी है, मैकफ्री भी है। तो ये सभी एंटीवायरस के प्रकार हैं, लेकिन जो फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रकार नहीं है फायरफॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तकनीकी जिसके द्वारा डेटा को कूट या एन्क्रिप्ट रूप में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि अनधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे आसानी से समझा ना जा सके, इसको क्या कहते हैं? आपको अच्छे से बताया था, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। यहाँ से एक मैसेज भेज रहा है, इसको भेज रहा है, तो बीच में इनक्रिप्शन मतलब एक ऐसी, जब हमारा मैसेज यहाँ तक एक माध्यम में आ रहा है, तो यहाँ पर अगर कोई हैकर्स भी है तो वो पढ़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा मैसेज जो है बीच में कोड में बदलकर इनक्रिप्ट हो जा रहा है, फिर इसके पास जा रहा है तो वो डिक्रिप्ट हो जा रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनक्रिप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम इनक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है? इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं साइबर थिंग्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, साइबर थिंग्स ऑनलाइन वातावरण को डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम आमतौर पर कहाँ छिपा होता है? कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी होता है, और एप्लीकेशन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी होगा, और किसी न किसी एप्लीकेशन के माध्यम से भी हमारे सिस्टम को इनक्रिप्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी और एप्लीकेशन प्रोग्राम पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो ये एक नेटवर्क डैश समस्या है। अगर हमारे सिस्टम पर हैकर या वायरस आ रहा है तो ये किसकी समस्या है? ये कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर की सुरक्षा की समस्या है। सुरक्षा या उसके सिक्योरिटी सही से नहीं मिली थी, जिसके कारण हैकर नेटवर्क में प्रवेश करता है। तो ये किसकी समस्या है? सिक्योरिटी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसकी समस्या है? सिक्योरिटी की। नेक्स्ट है, हैकिंग के लिए किसी यूज़र का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? अब हैकिंग करना है तो हमें किसी ना किसी का पासवर्ड पता होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? इसको करना क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं स्पूफिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्पूफिंग। देखिए, जो भी शब्द है उनको हम डिफाइन करते चल रहे हैं कि उस शब्द का क्या मतलब है। यही हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? स्पूफिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, स्पूफिंग, याद रखेंगे। अच्छा, स्पूफिंग हो गया। स्नीकिंग, स्नीकिंग भी देखिए, एक शब्द आया था स्नीकिंग, ये क्या चीज़ है? अगले हो सकता हो कभी क्वेश्चन में आपको ये भी मिल जाए। तो स्नीकिंग गुप्त का अर्थ बिना किसी चेतावनी के ज्ञात गुप्त या, ये गुप्त गलत लिखा है। स्नीकिंग का अर्थ है किसी चेतावनी के अज्ञात गुप्त या शांत तरीके से किया गया काम को क्या हम बोलते हैं? स्नीकिंग। स्पूफिंग आपको बता दिया, जहां साइबर अपराधी किसी व्यक्ति या संस्था जैसे बैंक या सरकारी एजेंसी की पहचान चुराकर और विश्वसनीय स्रोत होने का दिखावा करके संवेदनशील जानकारी को प्राप्त कर लेते हैं। तो यही चीजें स्नीकिंग आप याद रखें, स्पूफिंग जो है याद रखेंगे। देखिए, क्वेश्चन इसका ऐसे बना था, हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? तो स्पूफिंग, स्पूफिंग की ये परिभाषा भी लिखी हुई है। स्पैपिंग क्या है? तो स्पैमिंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग सिस्टम है, अभी आपको बताया। स्पैम जो आ जाता है हमारा अवांछित अनवांटेड मैसेज, जिसे हम बोल सकते हैं, ये होता है स्पैम। अच्छा, साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? अगर आपने साइबर स्टॉकिंग शब्द नहीं सुना है, तो किसी को परेशान करना या डराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार का बार बार उपयोग कर साइबर स्टॉकिंग के रूप में इसको जाना जाता है। जैसे कि अगर आपको कोई जैसे अगर मैनुअल देखा जाए तो अगर आपको कोई रास्ते में पीछा कर रहा है तो ये स्टॉकिंग हो गया, आपका कोई पीछा कर रहा है। लेकिन साइबर स्टॉकिंग क्या है? साइबर मतलब ऑनलाइन के माध्यम से वो आपका पीछा कर रहा है। जैसे बार बार धमकीपूर्ण मैसेज आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, या किसी ना किसी तरीके से आपकी बार बार फाइल को मेल के माध्यम से इनक्रप्ट कर रहा है। उदाहरण के लिए धमकी भरे ईमेल भेजकर, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम? जैसे स्टॉकिंग होता है पीछा करना, साइबर स्टॉकिंग मतलब ऑनलाइन तरीके से, गलत तरीके से। अगला क्वेश्चन है, डैश एक साइबर अपराध है जिसमें कोई व्यक्ति पीड़ित का विश्वास जीतने के लिए खुद को एक विश्वसनीय संपर्क या ब्रांड के रूप में पेश करता है ताकि वे संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर सके। इसको भी बोलते हैं स्पूफिंग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। स्पूफिंग साइबर अपराध है जिसमें कोई व्यक्ति पीड़ित का विश्वास जीतने के लिए खुद को विश्वसनीय संपर्क या ब्रांड के रूप में पेश करता है ताकि वे संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर सके। आप चाहे तो देख लीजिए, स्पूफिंग का मतलब यही था। स्पूफिंग की परिभाषा के अंतर्गत देखिए यही चीज लिखी हुई है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं।
अगला क्वेश्चन है साइबर सिक्योरिटी अटैक वह कौन सा शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोटनेट अटैक। क्या? बोटनेट अटैक। साइबर सिक्योरिटी अटैक वह कौन सा शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को एक साथ मतलब टारगेट करता है, इसे हम बोलते हैं बोटनेट अटैक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आप याद रखेंगे क्या है ये? बोटनेट अटैक। बोटनेट अटैक हो गया। और जो इससे संबंधित ऑप्शन में थे ये डीडीओएस। क्या है डीडीओएस? बताया है जब एक साथ आप किसी फाइल पर काफ़ी सारे लोग एक साथ कार्य करने लगते हैं तो वो क्या ट्रैफिक वेबसाइट में उसको दबाव डालता है, कह सकते हैं ट्रैफिक की वजह से जो ऑनलाइन ट्रैफिक है वो उस पर आ जाता है, तो उससे हम बोलते हैं, और उसी पर ही जो अटैकर्स होते हैं फ़ायदा उठा लेते हैं, तो ये डीडीओएस अटैक है। बता दिया है। जीरो डे अटैक भी आपको बताया था कि इसका ये तब होता है जब डेवलपर्स के पास वो सिस्टम है और वो उसकी अभी तक उसको सुधार भी नहीं पाया है या सही से डेवलप भी नहीं कर पाया है, तब कमजोरी का फ़ायदा उठा करके जो अटैक होता है जीरो डे अटैक होता है। स्पेयर फिशिंग क्या है ये नई चीज़ें देखेंगे। अटैक एक एक ऐसा अटैक होता है जो टारगेटेड अटैक है जिसे पीड़ित को किसी मेलसिसियस लिंक पर क्लिक करने या इन्फेक्टेड अटैचमेंट खोलकर धोखा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे क्या बोलते हैं? स्पेयर फिशिंग। ठीक है, स्पेयर फिशिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं। नेटवर्क प्रतिबंधित अभी आपको बताया जब डीडीओएस अटैक होता है, डिनायल ऑफ सर्विस मतलब कि सर्विस देने से मना कर देना, डिनायल ऑफ सर्विस, तो ये नेटवर्क प्रतिबंधित कर देते हैं और सिस्टम जो या वेबसाइट है ये हाईजैक हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, डीडीओएस अटैक। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं अटैक सरफेस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बनता है उसे हम क्या बोलेंगे? अटैक सरफेस बोलेंगे। अटैक सरफेस लिखा है, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डैश प्रथम साइबर कानून है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। साइबर अपराध जो होते हैं इससे संबंधित जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है, ये कब आया था? ये आया था 2000 में, सन 2000 में, तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 ही है जो प्रथम साइबर कानून है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ का अपराध है। जो कंप्यूटर स्रोत के साथ अगर हम कोई दस्तावेजों के साथ डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो ये किस प्रकार का अपराध है? तो ये संज्ञेय अपराध है और जमानती है, मतलब कॉन्जेबल है और बेलेबल है। संज्ञेय मतलब ऐसा अपराध होता है जिसके लिए हमें वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, पुलिस अधिकारियों को वारंट की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम संज्ञेय बोलते हैं। और असंज्ञेय होते हैं जिसके लिए हमें पुलिस के वारंट की ज़रूरत रहती है। वारंट मतलब हमें उसको बताना कि हम तुम्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तो संज्ञेय होती है और जमानती, ये जमानत इसमें मिल दी जा सकती है। तो ये किस प्रकार का अपराध होता है? संज्ञेय और जमानती अपराध होते हैं ये। अब हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विषय में देख लेंगे। अभी क्वेश्चन जो आया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पहला कब आया था? 2000 में। अगर इसकी पहली डेट भी पूछी जाती इंपॉर्टेंट है तो हम बताएंगे 17 अक्टूबर 2000 को ये अधिनियम पारित हुआ था। साइबर अपराध से संबंधित जो प्रमुख धारा हैं, जैसे कम पूछ लिया जाता है कंप्यूटर सिस्टम आदि को नुकसान पहुंचाने पर कौन सी धारा लगती है? तो धारा 43। और इसका जुर्माना क्या है? प्रभावित व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इसके मतलब काफ़ी स्तर का होता है किस प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। तो 1 करोड़ के अंदर ही 5 लाख 10 लाख अलग अलग टाइप ऑफ क्राइम के हिसाब से इसमें जुर्माना दिया जाता है। धारा आपको याद रखनी है, धारा 43 है। कंप्यूटर के स्रोत कोड दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करना, कंप्यूटर के स्रोत कोड के साथ दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करना, तो धारा 65 लगती है। और इसमें क्या दंड का प्रावधान है? 3 वर्ष तक की सजा रहती है, कारावास, और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, और कुछ मामलों में अगर गंभीर है तो दोनों भी। अगला है कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग।
तो ये धारा 66 के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसमें भी 3 वर्ष का कारावास है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना या कुछ मामलों में दोनों भी। महिलाओं को अश्लील मोबाइल फ़ोन संदेश जैसे साइबर अपराध, जैसे किसी महिला को हम गलत तरीके के मैसेज या अश्लील मैसेज भेज रहे हैं वीडियोग्राफी के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से, तो कौन सी धारा लगती है? तो धारा 66A याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से संबंधित तो याद रखेंगे। इसमें एक अवधि के लिए कारावास जिस प्रकार का होगा और 3 वर्ष तक उसको बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने की यदि बात की जाए तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। और भी देखेंगे, बाल यौन शोषण है, जैसे बाल पोर्नोग्राफी है, तो इसको 66B के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। इसमें 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का सजा है, और दोबारा पे 7 साल और उसके बाद दोबारा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। बाल मतलब चाइल्ड पोर्नोग्राफी जिसे बोलते हैं। फिर अगला है साइबर आतंकवाद। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ही काफ़ी पूछा जाता है। साइबर आतंकवाद या साइबर अपराध के जो मामले होते हैं उसको हम किस धारा के अंतर्गत पढ़ते हैं? तो धारा 66F याद रखेंगे। F से साइबर आतंकवाद या साइबर अपराध, इसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। फिर है इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी प्रकाशित करना, धारा 67 में है, इसको डिफाइन किया गया। और सजा पहली बार दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष का कारावास है और अधिक फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है, और दूसरे बार पर भी 10 वर्ष तक का कारावास और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। फिर अगला है गोपनीयता और निजता का उल्लंघन करना, धारा 72 के अंतर्गत रखा गया है। इसमें 2 वर्ष तक के कारावास, या जैसे किसी का हम वीडियो या फोटो वायरल कर देते हैं गलत तरीके से, वो चीज़ें धारा 72 में रखा गया है। 2 वर्ष तक का कारावास है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या दोनों। अगर पूछा ये भी पूछा जाता है कि जो साइबर क्राइम है ये संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये अवशिष्ट, जैसे 3 सूचियाँ होती हैं ना, समवर्ती, संघ संघ होती है, राज्य होती है और समवर्ती होती है, तो उसमें ना रखकर इसको अतिरिक्त मतलब अपशिष्ट सूची में रखा गया। ये पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। तो ये हो गया कुछ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित जो इम्पोर्टेंट धाराएं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है? बायोमेट्रिक आपको पता है क्या है? तो ये इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, मानव सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त करके। जैसे हम सुरक्षा के दृष्टिगत अगर हम बात करें, तो जो मानवीय सुरक्षा है, मानव जिससे सुरक्षा कर रहा है या उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी पर्पज से, उसको पूरा समाप्त कर दिया गया है। बायोमेट्रिक अब आपके ही शरीर पर ही कोई बायोमेट्रिक लेगा, या थंब इम्प्रेशन ले सकता है, बोलने का इम्प्रेशन ले सकता है, या आंखों का डिटेक्ट करके, तो ये वो है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के स्रोत कोड के साथ छेड़छाड़ का अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की डैश धारा में उल्लिखित है। अभी आपको बताया, कंप्यूटर के स्रोत कोड के साथ जो छेड़छाड़ होती है। देखिए, अच्छा, अगर हम इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, धारा 65। अच्छा, हमने इसमें धारा 65 में क्या पढ़ा था? देखिए, कंप्यूटर के स्रोत कोड के दस्तावेज के साथ छेड़छाड़, धारा 65। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बताया कि धाराएं ये सारी याद रखेंगे। और ये देखिए, यूपीएससी 21 में पूछा भी गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, धारा 65 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य साइबर सुरक्षा हमलों को उनके तरीकों के साथ मिलान करना है। अच्छा, देखिए, ये इसका ईमेल भेजना यहाँ पर आ गया है, और फायदा उठाना देखिए इधर आ गया है, और भुगतान की मांग करना ये इधर आ गया है। आपका पहला है फिशिंग, दूसरा है एसक्यूएल इंजेक्शन, तीसरा है रैंसमवेयर, और डी नंबर है मैन इन द मिडिल। ये शब्द इधर क्या गए, तो थोड़ा देखेंगे इसको। जैसे हमें पता है मैन इन द मिडिल क्या होता है, मैन इन द मिडिल, दो पक्षों के बीच संचार को बाधित करना। तो जो आता है पहले इसको मिलाएंगे, तो इसका तो ये मिलान हो जाएगा सही। रैंसमवेयर आपको बताया था फिरौती की मांग करना। चलिए, इसको छोड़िए अगर नहीं समझ में आ रहा है। फिर क्या है, एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन में हम क्या रखते हैं, डेटा इनक्रिप्ट करना और भुगतान की मांग करना। अच्छा, ठीक है, रैंसमवेयर का देखिए मिल गया, फिरौती की मांग करना आपको बताया था ना, तो डेटा इनक्रिप्ट करना और भुगतान की मांग करना, ये इधर लिखा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये भी मिलान हो गया सी और डी का। बचा है फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है भ्रामक ईमेल के माध्यम से परेशान करना या ईमेल भेजना। तो इसका हो जाएगा कैसेंडियल चुराने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना। और एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, ये डेटाबेस की वर्नेबिलिटी का फ़ायदा उठाना, मतलब संवेदनशीलता का फ़ायदा उठाकर एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब किसी कोडिंग के माध्यम से फ़ायदा उठा लेना और उसको ख़राब कर देना, डेटाबेस की वर्नेबिलिटी का फ़ायदा उठाना। ठीक है, ये मिलान इस तरह के सही हो जाएंगे। थोड़ा जो शब्द इधर आ गए उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे।
नेक्स्ट है, देखेंगे क्वेश्चन, डैश एक तरीका है जिसमें ईमेल एड्रेस यूआरएल में फेरबदल करके लोगों को धोखा दिया जाता है। अच्छा, दो चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। धोखा दिया जाता है, धोखा किसमें दिया जाता है? एक ऐसा तरीका जिसमें ईमेल एड्रेस यूआरएल में फेरबदल करके लोगों को धोखा दिया जाता है, जबकि डैश उपयोगकर्ता से लॉगिन कैसेंड्रियल जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देने का तरीका है। तो इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा? जो कैसेंड्रियल जानकारी ये धोखा मेल के माध्यम से किया जाता है, तो ये तो होता है फिशिंग। इसको आप लोग बताया था फिशिंग। फिशिंग दो में दिया गया है, ए में और डी में। अच्छा, ठीक है। हैकिंग का ये तरीका नहीं है, ईमेल एड्रेस यूआरएल में फेरबदल करके लोगों को धोखा देना, ये हैकिंग का माध्यम नहीं है। ये आपको हमने जब स्पूफिंग बताया था तब आपको बताया था, जहां साइबर अपराधियों द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था की पहचान चुरा कर सही होने का दिखावा करते हैं, फिर उसके बाद धोखाधड़ी करते हैं। तो ईमेल एड्रेस यूआरएल में फेरबदल करके धोखा करते हैं, तो हो जाएगा ये स्पूफिंग। अगर आप भूल गए हैं तो बैक जाके फिर से स्पूफिंग और स्नीकिंग की सब परिभाषाएं देख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पूफिंग और फिशिंग हो जाएगा उपयोगकर्ता से लॉगिन कैसेंड्रियल जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए धोखा देने का तरीका, मतलब फिशिंग, मतलब जैसे मछलियों को जाल में फंसाया जाता है, आपको समझाया था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरीकृत स्पेस की दुनिया कौन सी है जो वर्ल्ड वाइड वेब जैसे इंटरनेट से घिरी हुई है? तो हो जाएगा साइबर स्पेस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, साइबर स्पेस है। नेक्स्ट है, सुरक्षा सेवाओं जैसी गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकी का उपयोग को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सुरक्षा सेवाएं जैसी गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकी का उपयोग को हम क्या कहते हैं? सुरक्षा की दृष्टिगत से है ये चीज क्रिप्टोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008, जिसका उद्देश्य साइबर अपराध से निपटने हेतु बनाई गई विधियों कानूनों को सशक्त बनाना था, भारत में कब प्रवर्तन में आया था? अच्छा, ये संशोधन अधिनियम है, आपको बताया था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया था? 17 अक्टूबर 2000 को आया था। लेकिन जब ये 2000, लेकिन जब ये संशोधन हुआ, ये कब हुआ था? ये 2008 में इसका संशोधन हुआ। तब इसकी डेट पूछी जा रही है, तब क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 अक्टूबर 2009। दोनों ही डेट याद रखेंगे, ठीक है। 17 अक्टूबर 2000 वाली जब प्रथम बार आया था, और जब इसमें संशोधन किया गया 17 अक्टूबर 2009। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से या साइबर अपराध से संबंधित है? आतंकवाद वही जो अपराधी होते हैं, तो ये इसमें हो जाएगा धारा एफ बताया था, 66F। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ठीक है। साइबर अपराध या साइबर आतंकवाद को धारा 66F में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है, डैश साइबर अपराध का एक प्रकार जो परेशान करने या डराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार का बार बार उपयोग कर कर धमकी भरे ईमेल भेजता है, उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, साइबर स्टॉकिंग। जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पीछा करना, परेशान करना, बार बार धमकी भरे ईमेल मैसेज भेजना, तो इसे हम बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का एक प्रकार है? क्लाउडिंग, ब्राउजिंग, फिशिंग, हीस्ट स्टोन। अब इतने क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, साइबर अटैक का जो एक प्रकार है वो फिशिंग भी है। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिनायल ऑफ सर्विस कंप्यूटर में क्या काम करता है? डिनायल ऑफ सर्विस कंप्यूटर मना कर देता है। मना मतलब डिनाई का मतलब मना होता है, तो उसी से संबंधित है। DOS बताया था आपको, डिनायल ऑफ सर्विस। तो कंप्यूटर को ओवरलोड क्या काम करता है? ओवरलोड करता है, हैक करता है, रिस्टार्ट करता है, या उपरोक्त सभी? तो कंप्यूटर को ओवरलोड कर देता है उस वेबसाइट को, और क्या होता है, वो वेबसाइट हाईजैक हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश एक प्रकार का साइबर हमला है जिसमें की स्ट्रोक लॉगर नामक एक उपकरण उपयोगकर्ता की टाइपिंग गतिविधियों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करता है। जैसे ये कीबोर्ड है, तो यहाँ पर जितने भी हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, या मोबाइल का कीबोर्ड है, तो अगर हमारे फ़ोन में पहले से ही या किसी वायरस के माध्यम से की स्ट्रोक लॉगर होगा, तो वो सारी जानकारी हासिल कर सकेगा, कब हमने कौन सा की दबाया
उसका जैसे हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है ना, उसी प्रकार कीबोर्ड की पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं की लॉगर अटैक। ऑप्शन नंबर बी में है की लॉगर अटैक, ठीक है, याद रखेंगे इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। कहाँ गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई का नाम डैश है? भारत में पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई का क्या नाम है? तो इसका नाम है विश्व आश्वस्त। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, आश्वस्त। और ये 2020 में आया था, 2020 में आया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ने साइबर सुरक्षा बढ़ाने और साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्या पहल शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइबर सुरक्षा सेल। साइबर सुरक्षा सेल का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब तो सभी उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में सभी कह सकते हैं 75 जनपदों में अपने एक एक साइबर सेल, साइबर थाना भी है। अभी तक इसको साइबर सुरक्षा सेल के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन अब वर्तमान में हर जनपद में एक साइबर क्राइम थाना बना हुआ है अलग से। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। साइबर सुरक्षा सेल शुरू की थी, अब वो कन्वर्ट होकर थाना में परिवर्तित हो गया है। अगला क्वेश्चन है, फिशिंग के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? फिशिंग हम लोगों ने फिशिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं। ये एक प्रकार का साइबर सुरक्षा हमला है जो उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और अन्य जैसे संवेदनशील डेटा प्राप्त करने का प्रयास करता है, ठीक है। ये आमतौर पर ईमेल स्पूफिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग और टेक्स्ट मैसेजिंग द्वारा किया जाता है। तो दोनों ही चीज़ें सही है। मनोवैज्ञानिक तरीके से परेशान करके ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित है, संवेदनशील डेटा को प्राप्त करने के प्रयास से भी संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही कथन इसके सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में फायरवॉल क्या है? फायरवॉल क्या है? ये अनधिकृत एक्सेस के लिए डिजाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर है। सुरक्षा के दृष्टिगत से है फायरवॉल, सुरक्षा का काम करता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66F के तहत साइबर आतंकवाद के अधिनियमों के लिए दंड क्या है? धारा 66F याद रखेंगे, साइबर अपराध या आतंकवाद से संबंधित है और इसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है? साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है? सही बात है, क्या क्वेश्चन है? साइबर सुरक्षा क्या सुरक्षा करती है? तो साइबर हैकर से सुरक्षा करती है, साइबर अपराधियों से सुरक्षा करती है, साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। सूटेबल आंसर ये हो जाएगा, साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपके स्टेशन में एक साइबर अपराध कार्यशाला थी और उस दौरान आपने देखा कि आपके अधिकांश कर्मचारी नवीन तकनीक के साथ कार्य करने में सहज नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ये वो वाला क्वेश्चन है जब हम अपने दिमाग से सॉल्व करते हैं। तो कार्यशाला पर तकनीकी कार्यशाला का आयोजन करेंगे, लोगों को स्वयं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कहेंगे। स्वयं क्यों कहेंगे भाई? जब आप स्टेशन के मालिक हैं तो आप ये क्यों कहेंगे स्वयं करें? तकनीकी रूप से उन्नत ना होने पर उन पर क्रोधित होंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उनकी अक्षमताओं के लिए उन्हें निकाल देंगे, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कार्यशाला पर एक तकनीकी कार्यशाला का आयोजन करेंगे। अगला है, 2001 में साइबर क्राइम या अपराध का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन किस शहर में स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बेंगलुरु या हैदराबाद या नई दिल्ली या लखनऊ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु में सबसे पहले ये भारत का पहला पुलिस स्टेशन, जो साइबर पुलिस स्टेशन, ये स्थापित हुआ था बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, डैश कुछ न्यायसंगत प्रोग्राम में कोड है जो कुछ शर्तों के पूरा होने पर एक्सप्लोड करने के लिए सेट किया गया है। कुछ शर्तें होती हैं, एक ऐसा कोडिंग है जो कुछ शर्तों के बाद ये एक्सप्लोड मतलब विस्फोट हो जाता है। आप इससे समझ सकते हैं लॉजिक बॉम्ब होता है। ये एक समय पर जो इसके साथ जो कोड सेट किए जाते हैं, एक टाइमिंग के आधार पर कह सकते हैं, कुछ शर्तों के पूरा होने पर ये एक्सपोर्ट हो जाता है। जो लॉजिक बम एक वायरस है, टाइप ऑफ मेलवेयर ही है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, लॉजिक बॉम्ब। और बाकी एडवेयर, ट्रोजन, रैंसमवेयर सबके विषय में बता चुके हैं आपको।
अगला है डैश कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है, इसे बोलते हैं डेटा डेडलिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डेटा डेडलिंग में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है, ठीक है, डेटा डेडलिंग। अगला है ए डैश एक ही है टूल किट जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मैलवेयर बनाने में सक्षम करता है। जियोस ये एक ऐसा टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मैलवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। जियोस ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। और ये क्वेश्चन अभी यूपीपी 24 में भी पूछा गया है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। साइबर अपराध के संदर्भ में जियोस एक खतरनाक मैलवेयर है जिसे जी बॉट के नाम से भी जाना जाता है, जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बैंकिंग संबंधी लॉगिन, कैसेंडियल और वित्तीय डेटा को चुराना। ये ट्रोजन हॉर्स फिशिंग और अन्य सोशल इंजीनियरिंग तकनीकी के माध्यम से फैलाया जाता है और की स्ट्रोक लॉगिंग और फॉर्म ग्रैबिंग जैसी तकनीकी का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? जो त्रैमासिक समाचार पत्र है ये साइबर प्रवाह ये 3 माह में जारी की जाती है, किस मंत्रालय की एक पहल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्रालय, ठीक है, गृह मंत्रालय की पहल है। ये पूरी इसकी डिटेल लिखी हुई है, देख लेंगे, पढ़ लेते हैं। अच्छा, त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रवाह गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है और ये भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, जिसे हम आई4सी बोलते हैं, उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसका उद्देश्य साइबर अपराध से निपटने के प्रयासों और विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी देने से संबंधित और जागरूकता फैलाने से संबंधित ये जो समाचार पत्र है ये है। अगला क्वेश्चन है डैश का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना ये कहलाता है वेब हाईजैकिंग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। CERT इन ये संस्था जो है ये साइबर सुरक्षा के लिए एक जिम्मेदार संस्था है। देखेंगे क्या है पूरी डिटेल। भारत में साइबर सुरक्षा के लिए मुख्य जिम्मेदार संस्था ये CERT इन है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इनसे इंडिया है, ठीक है, जो राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है और कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं का जवाब देती है। CERT कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया फुल फॉर्म याद रखेंगे। ये भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है जो कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं से निपटने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है। वहीं जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C है ये गृह मंत्रालय की एक पहल है जो साइबर अपराधों से निपटने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम करता है। और जो ये भी चीज़ याद रखेंगे DSAE क्या है? डिफेंस साइबर एजेंसी, ये भारतीय सेना की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, डिफेंस से संबंधित है, ठीक है। अगला है साइबर सुरक्षा में इंक्रिप्शन का उद्देश्य क्या है? इंक्रिप्शन आपको बताया था अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डेटा को कोडित रूप में कन्वर्ट करना, आपको बताया था डिटेल में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश में ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों और ईमेल का सामना करना पड़ता है, काफ़ी सारे मतलब पीछा करने से संबंधित है, हो जाएगा इसमें साइबर स्टॉकिंग ऑनलाइन पीछा करने से संबंधित है, लगातार परेशान करना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। और साइबर बुलिंग क्या होता है? तो गाली देने से संबंधित है, ऑनलाइन कह सकते हैं धमकी भरे मेल्स या धमकी भरे मैसेज देने से संबंधित है साइबर बुलिंग। अगला क्वेश्चन है किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या SMS के माध्यम से फिशिंग कहलाता है? क्वेश्चन है 67। अच्छा, नंबरिंग गलत हो गई है। अच्छा, जो 66 था इसका आंसर आपको सी बताया था और जो 67 ये वाला आंसर क्या था? साइबर स्टॉकिंग है, ठीक है, और 67 दूसरा भी है तो ये क्या है? ये 68 कर लेंगे। किसी प्रकार के टेक्स्ट संदेश या SMS के माध्यम से फिशिंग कहलाता है, इसको बोलते हैं स्मिशिंग। क्या है? ये नया शब्द है स्मिशिंग। स्मिशिंग किसी प्रकार का टेक्स्ट संदेश या SMS के माध्यम से फिशिंग कहलाता है, इसको हम बोलेंगे स्मिशिंग। देखेंगे क्या है ये स्मिशिंग शब्द SMS मोबाइल जो टेक्स्ट मैसेज होता है और फिशिंग शब्द का मिश्रण है स्मिशिंग, ठीक है।
साइबर अपराधी टेक्स्ट संदेशों का उपयोग करते हैं जिनमें लिंक या अटैचमेंट शामिल होते हैं जो आपको एक नकली या दुर्भावनापूर्ण वेबसाइट पर ले जाते हैं। वे लोगों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर और पासवर्ड जैसी संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए बरगलाते हैं या पागल बनाते हैं। तो ये हो जाएगा स्मिशिंग। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन थे। लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए टेस्ट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? साइबर स्टॉकिंग, मेलवेयर, डेटा डिडलिंग या फिशिंग। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। काफ़ी बार ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पीछे डिस्कस किया था।